Hello everyone, welcome to Lecture Force. This is the second sample paper of physics for Air Force Group X exam. फर्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर और लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला का रेशियो होगा वो क्या होगा। आपके 25 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन फिक्स है जो डेफिनेट है कि डायमेंशनल फार्मूले से आना है। और अभी एयरफोर्स और नेवी में इस तरह का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे रेशियो वाले, जैसे आपसे कहा जाएगा इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फार्मूलों का रेशियो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप कुछ डायमेंशनल फार्मूले याद कर लो, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम जो कोणीय संवेग है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डायमेंशनल फार्मूला एंड दैट इज़ ml² T⁻⁻⁻1। याद रखना कि यही आपका प्लांक कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है, प्लांक नियतांक का भी होता है। अब इसका रेशियो में किससे निकालना है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का m और वेलोसिटी का L⁻⁻1। इसी का तो हमें रेशियो बताना था। तो m से m कट गया, T⁻⁻1 से T⁻⁻1 कट गया, एक L से L कट गया, तो फाइनली हमारे पास केवल L बचा। अब देख लो, इसमें L² है, नहीं हो सकता, तो इसमें m भी है, इसमें m भी है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया, केवल L। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं कुछ आपको काउंट करा रहा हूँ जो आपको याद होने चाहिए रिजल्ट। जैसे कि अभी बहुत एक पूछा जाता है कि इंडक्टेंस जो प्रेरकत्व और प्रतिरोध की विमाओं का अनुपात क्या होगा, तो वो हो जाएगा T, यानी कि इनकी विमाओं का अनुपात जो होगा वो T की विमा के इक्वल आएगा। याद रखना, अगर ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे इंडक्टेंस है तो हमारा T इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको आगे वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी स्टैटिक चीज़ें याद करा दूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, डायमेंशनल फार्मूलों को एक अलग ही तरीके से आपको देखना आना चाहिए। जैसे हमने लीनियर मोमेंटम की डायमेंशनल फार्मूला लिखा, क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान वेग, यानी कि मास का m और वेलोसिटी का L⁻⁻1। ठीक है, ये हमने लिखा था लीनियर का। तो इसको देख के अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा रेखीय संवेग का विमेय सूत्र बराबर है। ऑप्शन होगा ऊर्जा के, दूसरा ऑप्शन होगा बल के, तीसरा ऑप्शन होगा आवेग के, इम्पल्स के। तो इस तरह से आपको पता हो कि यही तो डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स का है, क्योंकि आवेग क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का होता है mL⁻², और टाइम में इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? T⁻² और +1 है, तो यही तो आ जाएगा। यानी कि हमने क्या सीख लिया यहाँ से कि आवेग का भी वही है जो रेखीय संवेग का है। ठीक है। तो इस तरह से को रिलेट करके अगर डायमेंशनल फार्मूले आप पढ़ोगे, जैसे कि श्यानता गुणांक अभी पूछा गया था, तो ये डायमेंशनल फार्मूले जितने भी गुणांक, जैसे रिगवर्ड नियतांक क्या होता है? प्रति मीटर, यानी कि 1/मीटर का क्या होता है? L, यानी कि L⁻⁻1 जो है वो किसका हो जाता है? L⁻⁻1 रिगवर्ड। तो जितने कांस्टेंट हैं स्पेशली उनको मत छोड़ना, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G होता है। तो मेरा आपको फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू एक एडवाइस है कि फिजिक्स में जो 8 से 10 कांस्टेंट हैं उनके डायमेंशनल फार्मूले और एज वेल एज उनकी वैल्यूज़, जैसे प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स, यानी कि जूल सेकेंड है। किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य जो मिलाएंगे उसकी बैलेंसी क्या होगी? तो इस क्वेश्चन के लिए आप दो फैक्ट याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है, अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो जो है ट्राईवैलेंट, यानी कि 3 संयोजकता वाला जो अपद्रव्य मिलाएंगे, और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम पेंटावैलेंट, यानी कि 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाएंगे। ठीक है। तो ये फैक्ट है, आप याद रखना कि अगर पी टाइप बनाना है तो त्रिसंयोजी। अब कल भी बताया था, फिर बता दूं कि पी टाइप में जो आपका मेन होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, वो होल्स होते हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर बात करें जो मेजॉरिटी होती है, ये माइनॉरिटी होती है। अगर बात करें एन टाइप में, तो एन टाइप में अल्पसंख्यक, ये जो बहुसंख्यक होते हैं वो, यानी कि अधिकता इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और होल्स जो हैं वो जो है कैसे होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। तो ये याद रखना। और जो एन, आपसे कहा जाएगा कि एन टाइप जो होता है सेमीकंडक्टर, वो विद्युत का होता है। ऑप्शन होगा पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और उदासीन। तो एन टाइप की बात करें या पी टाइप की बात करें, बोथ आर न्यूट्रल, मतलब उदासीन। ठीक है, उदासीन में आपको हिट करना है। दूसरी बात आप याद रखना कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो आपसे अर्धचालकों का प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, वो कम होता है। ठीक है, ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया है। दूसरी बात ये याद रखना कि अगर परम शून्य ताप होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, वो इंसुलेटर यानी कि कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। आपने अगर मेरा अर्धचालक वाला वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली आप सर्च कर लेना, अगर इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है सेमीकंडक्टर बाय लक्ष्य फोर्स, या कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है
तो जो चैप्टर बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कार्नो इंजन का एक न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, तो मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो इन वीडियोज़ को जाके देख सकते हो आप। कुछ ही वीडियो हैं एग्जाम तक, अगर आप चाहो तो डबल स्पीड पे उनको देख सकते हो, और अगर देख लेते हो डेफिनेटली आप इस जंग में औरों से आगे खड़े हो जाओगे। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा अब देखो, इससे पहले हम एक काम की बात बता देते हैं। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो यार लगाओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्योंकि और लड़के लगा रहे हैं, लाखों लड़के अगर लगा रहे हैं, तो इस रेस में आपको औरों से पीछे नहीं रहना है। और मेरा रेफरल कोड याद रखना ANU, मेरा नाम है अनुराग चतुर्वेदी। तो आपको पूरा नहीं लिखना है, केवल 3 लेटर्स लिखने हैं कैपिटल लेटर्स में, ANU, और उसमें 50, जैसे ही अनु 50 आप लिखोगे आपको एक्स्ट्रा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे हम दोनों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने का सबसे दैट इज़ वेरी नेसेसरी यार। आप रैंक जान पाओगे और ये पता लगा पाओगे कि हम और बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर सेट में 25 फिजिक्स के नए ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाने में मदद करेंगे। तो यही था, आप मेरा रेफरल कोड याद रखना, अनु 50, जब लगाओ यही जो है लगाना। नेक्स्ट है आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण संबंध है, E = mc²। ठीक है, ये निर्देशित किया नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या विखंडन और संलयन दोनों, या वाष्प इंजन द्वारा। तो इसका आंसर है C ऑप्शन, यानी कि विखंडन और संलयन दोनों। अब मैं आपसे एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और जो फर्स्ट सैम्पल पेपर था उसमें जो मैंने पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेशन के लिए थैंक यू यार। जब लोग आप पार्टिसिपेट करते हो तो मैं क्यों कहता हूँ कमेंट किया करो, क्योंकि यार वीडियो पे एंगेजमेंट बढ़ता है। वो वीडियो 7-8 हज़ार क्रॉस कर चुका है व्यूज़। ठीक है, तो आप लोगों की इतनी सी हेल्प से मैं और बच्चों तक पहुँच पा रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना, जिससे हमें पता भी चलेगा कि आप लोग पढ़ते हो कि नहीं। मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक कह रहा हूँ हाइड्रोजन बम, एक पूछ रहा हूँ परमाणु बम। ठीक है, आप बताओ कौन सा नाभिकीय संलयन पे करता है, कौन सा नाभिकीय विखंडन, और जो है कौन सा बोथ में भी है, अगर तो वो भी बताना। दोनों जो है एक्सप्लेनेशन अच्छे से हिंदी में लिखना। अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में यानी कि काइनेटिक एनर्जी में 0.1% का चेंज हुआ है, वृद्धि हुई है, तो उसके मोमेंटम में कितने % की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है और ये ऑप्शंस हैं, ये एक्चुअली एग्जाम में आए हुए हैं। आप 12th की बुक उठाओगे तो उसमें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन होते हैं, तो ये CPMTE क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये डेटा देख के घबराना नहीं है। यहाँ से मैं आपको बहुत अच्छी बात सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है मोमेंटम के टर्म्स में क्या होता है, P²/2m। ठीक है, फिर आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि x + y + xy/100। ये 2 बातें मैं बता चुका हूँ। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा समझ लो। अगर आपसे सवाल आए कि किसी जो है मोमेंटम में आपका चेंज हुआ है 50%, समझना मेरी बात को, संवेग में अगर 50% की वृद्धि हुई है और काइनेटिक एनर्जी में पूछी जाएगी, तब इस फॉर्मूले में जो संवेग का परसेंटेज होगा वो रख देंगे और वो हमारा काइनेटिक का आंसर आएगा। यानी कि 50 यहाँ पे रखेंगे तो 50 + 50 100, प्लस 50 और 50 का गुणा करेंगे तो 25, और 2 जीरो कट जाएंगे तो 100 और 25 125 हमारा क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर कहे मोमेंटम 50% बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई, लेकिन इस सवाल में देख रहे हो उल्टा है। यानी कि कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ गया है तो मोमेंटम कितना बढ़ेगा। अब मेरी बात फिर से एक बार सुनना, अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा है वहाँ पे लेता हूँ। अगर काइनेटिक एनर्जी में हमारी 44% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में 44% इंक्रीज हुआ है, तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज होता है। ऑप्शन में दे देता हूँ, इस तरह से आपको दे देता हूँ। पहला ऑप्शन 20 है, 50 है, 50%, या 100%, या 40%। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें मोमेंटम का परसेंटेज चेंज देके काइनेटिक का पूछा जाए तो हम फॉर्मूला लगा देंगे x + y + xy/100। लेकिन अगर हमारा काइनेटिक का परसेंटेज इंक्रीज दिया है, मोमेंटम का पूछा है, तो हम ऑप्शंस उठाएंगे। ऑप्शंस उठा के ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन उठा के इस फॉर्मूले में रख दें कि हमारा आंसर आ जाए। बात समझना। अब हम यहाँ पे जैसे ही 50 उठाएंगे तो 50 50 100 100 से भी ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता। 100 तो फिर ये ज़्यादा वाले तो हो ही नहीं सकते। 40 उठाएंगे तब भी 80 से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने 20 ऑप्शन उठाया तो अगर 20 + 20 × 20 करेंगे तो हमारा ये 44 आएगा। यानी कि अगर आपका काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज दिया है और मोमेंटम का पूछा है तो हमें ऑप्शंस उठा के और इस फॉर्मूले में रख देने हैं, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें पता है कि मोमेंटम का पूछा गया है। अब इस फॉर्मूले में हम मोमेंटम का रखते हैं तब वो काइनेटिक का मिलता है। बात समझ में आई। यानी कि इस फॉर्मूले में हम मोमेंटम का रखते हैं संवेग का, तो संवेग इन्हीं आंसर में से कोई मोमेंटम है
तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन है जो इसमें रखने पे फॉर्मूले में रिजल्टेंट इतना आ रहा हो। सबसे पहले अगर 10 रखेंगे तो वो 10 और 10 20 से ज़्यादा आ रहा है। 1 रखेंगे तो वो 2 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 में 2 में कुछ जुड़ेगा, तो ये 2 नहीं हो सकते। 0.1 रखेंगे तो 0.1 प्लस 0.1 यानी कि 0.1 से ज़्यादा आ गया, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन हमारा अप्रॉक्सीमेट यही हो गया। अब हमें ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, और इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन है, अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं केवल इसी शब्द में। एक तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, जिसमें फोर्स है वो गलत कर दो, फोर्स वाले गलत कर दो, केवल टॉर्क। ठीक है, आंसर तुरंत बदल जाएगा। अगर यूनिफॉर्म में अनयूनिफॉर्म यानी कि आ शब्द और लगा दो, असमान चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाएगा तब टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता है, फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। ये दोनों बातें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी फिगर बना के। अभी क्योंकि ये आपका सैम्पल पेपर है तो मुझे क्वेश्चन कराने समझाना का प्रोसेस का, मैं जैसे ये एक नीडल बना ली मैंने, ये इसका नॉर्थ है ये साउथ है। इधर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये MB होगा, लेकिन टॉर्क जो होगा MB1 होगा, इस पर टॉर्क MB2 होगा। आप जाके क्या कर सकते हो, आप फॉर नाउ आप याद रखो कि अगर आपका समान चुंबकीय क्षेत्र है तो केवल टॉर्क, ठीक है, कोई फोर्स नहीं। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, तो टॉर्क भी और फोर्स भी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अगर आ गए तो आप छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, और जो बच्चे मेरे पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनको तो फिर कोई डरने की ज़रूरत जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों पिछले कई दिनों से फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये तरह तरह की लैंग्वेज का खेल, बस पिछले जब सेट में मैंने कराया था 2-3 दिन पहले, तब मैंने ऐसे पूछा था कि वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय में बदल जाता है। आज उसकी लैंग्वेज बदली हुई है। पहले 4 ऑप्शन थे, क्यूरी ताप, ठीक है, और त्रिक बिंदु और क्रांतिक ताप, ऐसे ऑप्शन थे। आज ऐसे है, तो क्यूरी ताप याद रखना, क्यूरी टेम्परेचर पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। तालाब जो होते हैं उनकी तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब जो मैं ये सैम्पल पेपर करा रहा हूँ इसका मीनिंग, जो फुल्ली मीनिंग समझ पाएगा जो बच्चा, वो 100% सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन मैं टच कर रहा हूँ, जो फिनोमेना में, जैसे प्रकाश का ध्रुवण है, अगर मैंने ध्रुवण का क्वेश्चन लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बचे हुए दिनों में आप देखो कि 2 और जो बचे क्वेश्चन हैं वो किस तरह से हैं। ठीक है, अगर मैंने कराया कि संचरण की दिशा और कंपन की दिशा के बीच में एंगल कितना होता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखो कि, ठीक है, वो आप समझदार हो। जैसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मैंने अपवर्तन का फिनोमेना का क्वेश्चन लिया है, इट मीन्स कि ऐसे बनने वाले क्वेश्चन, जैसे आप कहेगा कि एक पानी है उसमें सुई पड़ी है तो वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, अपवर्तन। कहेगा कि सूर्योदय से पहले ही सूर्य क्यों दिखने लगता है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्यों दिखता रहता है, उसका रीज़न है अपवर्तन। हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कहे कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य क्यों दिखता रहता है, तब अपवर्तन है। लेकिन अगर ये कहे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तब प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें व्यतिकरण, व्यतिकरण से भी एक फॉर्मूला आप जरूर याद, जो यंग ने डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, उसका एक स्लिट जो फ्रिंज, जो नंबर ऑफ फ्रिंज होते थे, उसके लिए सबसे पहले तो एक न्यूमेरिकल एयरफोर्स में पूछा गया है कि नंबर ऑफ फ्रिंज और वेवलेंथ जो है n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। मैं आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन पूछा था। आपसे कहा जाएगा कि 50 फ्रिंजें बन रही थी जब वेवलेंथ हमारी कितनी थी, 6600 एंगस्ट्रॉम थी। अब कितनी फ्रिंज बनेंगी जब वेवलेंथ हमारी 6800 एंगस्ट्रॉम। मैं बता रहा हूँ डेटा लेके, ऐसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इतनी फ्रिंजें बन रही थी जब वेवलेंथ इतनी थी, तो कितनी फ्रिंजें बनेंगी जब वेवलेंथ इतनी है। तो ये याद रखना, नंबर ऑफ फ्रिंज इनटू वेवलेंथ जो होता है वो कांस्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल बन सकता है। दूसरी बात ये आप याद रखना व्यतिकरण से कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ, विड्थ का मतलब W, फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d λ/d। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे d जो होता है वो होता है पर्दे की और स्लिट की बीच की दूरी, लैम्डा होती है तरंग दैर्घ्य और d होता है स्लिटों के बीच की दूरी। आपसे 4 कलर दिए जाएंगे, कहा जाएगा किस रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, लाल, हरा, पीला, नीला। तो देख लेना, जिस वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उस रंग की फ्रिंज चौड़ाई भी ज़्यादा होगी। आपसे कहा जाएगा कि अगर स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो स्लिटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती पाती है, ये अगर 3 गुनी करी जाएगी तो फ्रिंज चौड़ाई 1/3 गुनी हो जाएगी, या ये 1/3 करी जाएगी तो फ्रिंज चौड़ाई 3 गुनी हो जाएगी। बात समझ रहे हो। अगर कहीं पर्दे की और स्लिट के बीच की दूरी 9 गुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई भी 9 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला याद
जैसे मैंने बताया था, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, फॉर्मूला अगर याद है तो उससे बनने वाले कितने भी क्वेश्चन पूछ ले। जैसे धारिता का अगर आपको फॉर्मूला है, याद है कि के ए एप्सिलॉन 0 बटे डी होता है। अब इसमें सब पता हो कि डी क्या है। आपसे कहेगा कि अगर जो है समांतर प्लेट संधारित्र रहे, प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ा दें तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। अगर डी के व्युत्क्रमानुपाती है धारिता, तो अगर बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। अगर कहेगी उसके परावैद्युत रख दें, हाँ परावैद्युत से याद आया मुझे, देखो क्वेश्चन याद आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा, क्वेश्चन एक पूछा गया था कोस्ट गार्ड में कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कैन बी, ऑप्शन था 0 माइनस कुछ, एक माइनस में था, एक 0 पॉइंट कुछ था, एक 6 था। तो पूछा गया था परावैद्युतांक कितना हो सकता है, तो 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता, 6 तो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपवर्तन विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन, जैसे कि साउंड का जो है लाइट का किसी दीवार से टकरा के मुड़ के वो हो जाना, तो डिफ्रैक्शन से कम क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप ज़रूर तैयार कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, तारों का चमकना आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीज़न क्या है, तारों का चमकने का कारण क्या है। ठीक है, अपवर्तन। आपसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे और मैं आपको बताऊं, याद आ रहे हैं मुझे, स्टीफन का नियम आप उसका देख लेना, न्यूटन का शीतलन नियम, उससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, आप जो है बीन का विस्थापन नियम देख लेना। ये जो कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूँ और इनको आप ज़रूर देख लेना और इनसे बनने वाले उदाहरण देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाएंगे। अगर किसी स्प्रिंग को देखो, क्वेश्चन कभी कभी क्या होगा, आप एग्जाम में देखोगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होगी, तो अगर भाषा सवाल की बड़ी है तो आपको क्या चाहिए कि आप उस भाषा को बहुत अच्छे से समझें, कि थोड़ा टाइम दें सवाल को पढ़ने में, ऐसे सवालों को जिसमें लैंग्वेज बड़ी हो। ट्विस्ट जरूर होगा कि स्प्रिंग से लटकाए गए पिंड का आवर्तकाल टी था। ठीक है, इनिशियली टी था, जब उस स्प्रिंग को कट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, ओके, दोनों पार्ट्स को पैरेलल रखा गया, ये बात के बड़े मायने हैं। तो पिंड को लटका गया पैरेलल रख के, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो, अब मैं आपको दोनों ही सवाल बता दूं, अगर इससे बनने वाले दो क्वेश्चन आएंगे। एक सेकंड, ये रेड क्यों हो गई, अब मैं आपको समझा दूं। अगर आपका एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये ऊपर कर लूँ, एक सेकंड, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लिया करो। हाँ, अगर एक स्प्रिंग है, ठीक है, अगर कहे कि अगर सबसे पहले तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m/k। आपको ये पता है कि अगर स्प्रिंग को हम दो इक्वल पार्ट्स में काटेंगे तो लेंथ तो हाफ हो जाएगी, लेकिन जो स्प्रिंग नियतांक है वो 2 गुना हो जाएगा इक्वल ईच पार्ट्स का, यानी कि 2k हो जाएंगे। अगर एक पार्ट में ही दूसरा पार्ट लटका देगा, अगर एक पार्ट में दूसरा पार्ट लटका देगा, तब हमारा स्प्रिंग का जो नियतांक है, बल नियतांक है, वो 2 गुना हो जाएगा। यानी कि जो आपका नया आवर्तकाल आएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है √2 टाइम्स है, रेसिप्रोकल है, यानी कि तब आंसर हमारा डी होगा। जब स्प्रिंग के नीचे, अब इसका भी 2k है, इसके नीचे काट के दूसरा वाला लटका दिया गया 2k वाला, ठीक है, तब हमारा क्या है, आंसर डी आएगा। लेकिन अगर पैरेलल रखा गया है, एक ये लटकाया गया 2k वाला और इसके पैरेलल ये 2k वाला लटकाया गया और यहाँ पे कुछ लटका दिया गया, तब आंसर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये 2k और 2k जो रिजल्टेंट है वो हमारा कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट बल नियतांक है, वो 4k हो जाएगा। और जब यहाँ पे 4k रखेंगे तो 4 हमारा अंडर रूट से बाहर आएगा, तो t/2 आंसर आएगा। आशा करता हूँ दोनों में डिफ्रेंशिएट आप कर पाए हो। मैं ज़्यादा समझाने पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और जो मैथमेटिकल प्रोसेस है वो थोड़ा कम करता हूँ। आंसर t/√2 तब आएगा जब स्प्रिंग को काट के बराबर उसी के नीचे दूसरा लटकाएंगे। लेकिन क्योंकि जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √m/k, ठीक है, तो k के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो t/2 आएगा या ठीक है, तो ये t/2 तब आएगा जब वो पैरेलल रखे जाएंगे, क्योंकि 2k इसका और 2k इसका 4k हो जाएंगे समांतर में जुड़ के, और 4 अंडर रूट से बाहर आएगा, तो 2 t/2 और t/√2, दो ही आंसर्स आने हैं। इस क्वेश्चन है, एक मोल गैस की t ताप पर आंतरिक ऊर्जा क्या है। तो देखो, आंतरिक ऊर्जा का एक फॉर्मूला याद रखोगे कि U बराबर क्या होता है, 3/2 RT, 3/2 RT। इंटरनल एनर्जी का एक मोल गैस के लिए अगर पूछा जाए T टेम्परेचर पर, तो ये और यही होता है = CV/T, यानी कि यहाँ आंसर हो गया बी ऑप्शन। बात समझना, CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होती है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई, दैट इज़ 1 मोल गैस की इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ 3/2 RT। ठीक है, अब इस CP नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ बताऊँ जिससे आपका थोड़ा जो है क्लियर हो। अगर मैं बात करूँ, मेयर ने एक फार्मूला दिया था CP - CV बराबर R। बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं कोई भी अननेसेसरी बात नहीं करूंगा। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो होता है रिक्रूटमेंट बोर्ड, लेवल थोड़ा बढ़ता रहता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। फिजिक्स में कोई करंट अफेयर्स नहीं है जो हर 6 महीने में चेंज होगा। ठीक है,
तो अगर हम बात करें, हाँ, ये मेयर ने इससे याद रखना कि सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। जो कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होती है वो हमेशा वॉल्यूम से बड़ी होती है। ठीक है, ये आपको पता चला। दूसरी बात, अब इस फॉर्मूले, ये हम क्यों आपको ये बातें बता रहे हैं कोरिलेट करके। मान लो सवाल यही है, ऑप्शन इसके बदल देता हूँ मैं। सवाल यही है, कह रहा है 1 मोल गैस की टी ताप पर जो है सी पी बताओ। क्या बताओ? स्पेसिफिक हीट बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे। ऑप्शन है 3/2 आर, 7/2 आर, 5/3 आर। क्या करोगे फिर? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने जो यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले लिखे हैं, इन्हीं का कुछ तिकड़म लगाओ। अब हमें सी पी बताना है। ठीक है, हमें सी पी बताना है, ये बताना है सी पी, हमें सी पी बताना है। हमने लिख लिया सी पी माइनस सी वी, तो हमें पता है क्योंकि इधर है सी वी जो है 1 मोल गैस के लिए सी वी इंटू टी बराबर 3/2 आर टी है। तो टी से टी कट गया, तो सी वी कितना आ गया? 3/2 आर आ गया। कंपेरिजन कराओगे तो सी वी हमारा आ गया 3/2 आर। हमने सी वी की मान लिख दिया बराबर आर, तो यहाँ से सी पी मिल जाएगा। तो सी पी मिल जाएगा आर प्लस 3/2 आर, यानी कि हमें कितना मिल गया? आर प्लस 3/2 आर। तो हमारा 5/2 आर आ गया। 5/2 आर जो ऑप्शन में है वो हमने सी पी में आंसर लगा दिया। तो बात समझाने की कोशिश आपको की है कि कितने तरह के और क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? याद रखोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सी, ये इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, दूसरी बात, आप एक चीज़ और फॉर्मूला याद रखना कि एक परमाणु गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो फ्रीडम ऑफ डिग्री होता है वो होता है 3। और अगर बात करें, ये तो हो गया मोनोएटॉमिक के लिए। अगर बात करें डायएटॉमिक यानी कि द्विपरमाणु गैस के लिए फ्रीडम ऑफ डिग्री होती है 5। और पॉलीएटॉमिक यानी कि बहुपरमाणु गैस के लिए फ्रीडम ऑफ डिग्री होता है 6। ठीक है, और अगर सी पी और सी वी का रेशियो निकालना हो तो वो होता है गामा, और उसका फॉर्मूला होता है 1+2 फ्री डिग्री। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अभी मैं सवाल आपसे बनाऊँ एयरफोर्स में जो पूछे जाएंगे, आपसे कहा जाएगा किसी द्विपरमाणु गैस के लिए सीपी और सीवी का रेशियो बताओ। अब सीपी और सीवी का रेशियो यही लिखा हुआ है, द्विपरमाणु है तो फ्रीडम ऑफ डिग्री द्विपरमाणु के लिए 5 रखोगे तो हमारा क्या जाएगा? 7/5 आंसर आ जाएगा। सवाल में कहा जाए किसी एक परमाणु के लिए सीपी और सीवी का रेशियो बताओ, तो एक परमाणु के लिए फ्रीडम ऑफ डिग्री 3 रखोगे तो हमारा 5/3 आंसर आ जाएगा। तो बात समझने की कोशिश करो और किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो मैं बातें बता रहा हूँ वो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यार मुझसे बोला नहीं जा रहा है, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना और हम बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। अगर आप लोग अप्रिशिएट करने में कमी नहीं छोड़ोगे तो हम आपके पेपर तक इतना करा देंगे जो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करोगे। जय हिंद।